चलो बच्चों, हरे कृष्णा। कल कुछ होमवर्क दिया था शायद, हो गया? मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगी। चले बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर होगा? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वरना ऐसा ऐसा कुछ था नहीं, वो रिपीटेशन में था। हालांकि कुछ को पता ही नहीं है कि मैंने होमवर्क दिया गया था। ठीक है ना? चलो, अब बेटा जिसको नहीं पता, हरे कृष्णा बेटा आदित्य, जिसको नहीं पता वो आज करके लाओगे। इसके साथ ही बताओ हमारा क्या कंप्लीट हो गया बेटा? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पहला पार्ट और डेफिशिएंसी अकाउंट, दूसरा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और तीसरा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो बेटा तीसरा एक छोटा सा पॉइंट है, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। काफ़ी लंबा समय हो गया इस चैप्टर को चलते हुए। अब फाइनली बताओ, ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ठीक है ना? लिखो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। बी लिस्ट B list contributaries. B list contributory एक छोटा सा टॉपिक है, इससे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो कभी कभी आ जाता है। टाइप्स ऑफ contributories। A list contributories और B list contributories। B list A list contributories और B list contributories। Present equity shareholders of company last 12 months shareholder of company from date of liquidation, from date of liquidation, primary liability, secondary liability, प्राइमरी लायबिलिटी और सेकेंडरी लायबिलिटी। चले आगे, लिख लिया सबने? ये बेटा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, अच्छा क्या कॉन्ट्रीब्यूटरी कहीं सुना था क्या आपने? जब हम वो लास्ट में काम कर रहे थे तो बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा था, या तो इसे इक्विटी शेयर होल्डर बोल दो या फिर कॉन्ट्रीब्यूटर। जो लिक्विडेशन पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें
या जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें बताओ हम कहते ही क्या है, कंट्रीब्यूटरी ही कहते हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, एक ए लिस्ट और दूसरा बी लिस्ट। ये बताओ तुम मोस्टली कंपनी में कौन से होते हैं? ए लिस्ट ही होता है। बी लिस्ट का तो जन्म ही कब होता है? लिखा हुआ है बेटा फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, यानी जब बी लिस्ट का जन्म एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन होगा। अदरवाइज कंपनी में जो प्रेजेंट मेंबर हैं, जो कंपनी के आज मेंबर है, जो कंपनी के आज इक्विटी शेयर होल्डर है, वो है कौन सारे के सारे? बोलो, ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी लिखा हुआ है ना, ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, यानी वो ए लिस्ट कहलाते हैं। और बी लिस्ट के लिए कंपनी को किस में जाना होता है? लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेशन में गई तो लास्ट 12 मंथ में डेट ऑफ लिक्विडेशन से पिछले 12 महीने में जो कंपनी का क्या रह चुका है, शेयर होल्डर रह चुका है, वो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर होगा। बेटा प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? ए लिस्ट। कल के क्वेश्चन में 3% ऑन पेमेंट कल। बेटा मोहित, अब मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा बेटा, मैंने आते ही पूछा था, पहले सबसे पहले पूछा था, उसके बाद मैं आगे चला हूँ, ठीक है ना। अब मैं अब एक पॉइंट में आ गया, पहले इसको निपटाने के बाद अब उधर जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे अभी, क्योंकि मैं अब छेड़ना नहीं चाहता, मैं इसको स्टार्ट ही नहीं करता, अब क्वेश्चन बता देता। अब मैं पहले इसको निपटा दूं, फिर आप अपनी इसको मतलब इसका पूरा टॉपिक खत्म कर दूं, लास्ट में आप पूछ लेना अपना, ठीक है ना बेटा। इसीलिए अब बेटा मैं डूब गया अंदर, ठीक है ना। अब वापस मुझे ऊपर आने में समय लगेगा, मैं बह जाता हूँ, ठीक है ना। और मैं बह गया, अब मैं 1 घंटे बाद इसमें से निकलूँगा, तो आज का 1 घंटा और कल का आधा घंटा, शायद कल का भी 1 घंटा, तो वरना आज बह जाऊँगा तो कल आप पूछ लेना आते ही मैंने पूछा था। अब मैं बह गया, अब मैं नहीं आना चाहता उस 3% की तरफ। वो नाम में 3 है बेटा, वो वैसे ही थर्ड क्लास है, ठीक है ना। तो थर्ड क्लास बात मैं करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, जिसमें 3 आ जाए वो बात वैसे भी मैं नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट चलो, लेकिन कल आते ही कर लूँगा, क्यों, कल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो मुद्दे पर आते। बेटा फील आने लगी थी, तूने ब्रेक कर दी फील यार। पानी पी लेते हैं। चलो, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी। बेटा ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी और बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी का जन्म ही कब होता है? लिक्विडेशन पर। अदरवाइज कंपनी में ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी ही रहते हैं। इनकी लायबिलिटी बताओ क्या होती है? प्राइमरी लायबिलिटी। आ गया समझ में? ये बेटा मोस्टली क्या मिल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, बताओ मोस्टली क्या होते हैं ये लोग? बोलो, मोस्टली ये लोग क्या मिलते हैं? भिखारी। भिखारी मीन्स इनके पास पैसा होता ही नहीं है। आप कहने को तो क्या कह रहे हो? प्राइमरी लायबिलिटी है, आप बोल तो रहे हो इनकी प्राइमरी लायबिलिटी है, और पैसा लेने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलो आगे बात समझ में? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बताओ हमें फिर किसकी तलाश करनी पड़ेगी? बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी की। ये बताओ शायद अब तक की डिस्कशन, अब शायद आप ध्यान से सुन रहे हो तो मेरी बात का जवाब भी दे पाओगे, जिसकी उम्मीद मुझे कम लगती है, लेकिन मुझे लगता है शायद कोई 2-4 बच्चे दे भी सकते हैं। ये बताओ कंट्रीब्यूटरी की बात ही कब आएगी? लो मैं पूरा कर देता हूं बेटा। लिक्विडेशन के समय कंट्रीब्यूटरी की बात ही कब आएगी? क्या? प्रॉपर वर्ड बोलो। अब है ना, सब लोग खिचड़ी पकड़, और फिर जब मैं बोलूंगा ना तो फिर ये हमने बोला था। लाउड एंड प्रॉपर एक एक करके बोलो, धीरे धीरे। लिक्विडेशन के समय बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी की बात ही कब आएगी? बोलो एक एक करके, और प्रॉपर करो, और प्रॉपर करो। हाँ बेटा, अगर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टली पेड अप हुआ तो। समझ में आ रहा है? अरे कंट्रीब्यूटरी की बात ही कब आएगी? जब कब उसको ज्यादा पेमेंट होगा, सारा पेमेंट कम बचेगा। बेटा कोई लेना देना ही नहीं है, बच रहा है या नहीं बच रहा हमें मतलब ही नहीं है। कंट्रीब्यूट करेंगे कब वो? अगर पार्टली पेड अप है। अगर फुली पेड अप है तो खत्म बस कहानी।
वो देंगे ही नहीं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में चले जाओ। आपकी असेट बेचकर एक सिंगल लाइबिलिटी पे नहीं हो रही, समझ में आ रहा है, तो भी आप किसके पास नहीं जा सकते अगर वो फुली पेड अप है। बोलो बात समझ में आ गया? यानी वो कंट्रीब्यूट करेंगे ही कब? जब वो पार्टली पेड अप हुए। अगर वो पार्टली पेड अप हुए तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और तभी आपका ये ए लिस्ट या बी लिस्ट का ड्रामा होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि कंट्रीब्यूटरीज की बात करने के लिए शेयर का पार्टली पेड अप होना जरूरी है। कंट्रीब्यूट वो ही करता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। इसका मतलब मैंने बेटा आपको दो सोर्स बताए थे, अगर आपको मैं प्रॉपर वर्ड में आ जाता हूं, मैंने कहा था एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मेन सोर्स ऑफ पेमेंट क्या होता है? रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स। असेट से जो पैसा आ रहा है आप उससे पे करोगे। दूसरा सोर्स क्या है? इक्विटी, अगर वो पार्टली पेड अप है। मैंने आपको बीच बीच में कहा था क्रेडिटर का पेमेंट कम पड़ गया, तो आप किसकी असेट तो सारी बिक गई, डिवेंचर होल्डर का या क्रेडिटर का किसी का भी पेमेंट लिस्ट में कम पड़ गया, तो आप किसकी तरफ देखो? अगर फुली पेड अप है तो आप उनको बोल दो भाई तुम्हारा डूब गया, खत्म। आ गया समझ में? और मैंने आपको यह भी कहा था सब पूरा 100% कौन डूबना चाहिए? इक्विटी। अगर 100% डूब गया तो आप किसी और को इजीली बोल सकते हो कि तुम्हारा पेमेंट डूब जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अगर इक्विटी थोड़ा सा भी पेड अप है, वहां से कोई गुंजाइश है पैसा लाने की, तो आप वो पैसा ला सकते हो अनटिल अनलेस जब तक पार्टी इंसॉल्वेंट ना हो। और इंसॉल्वेंट ऐसे थोड़ी होते हैं, क्वेश्चन मेंशन करता है। तो ये सारी बातें हमने की थी। तो इसका मतलब ये हुआ, सर व्हेन इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप। बेटा मोहित, मतलब कमाल की बात है, या तो तू होशियार है या हमें बेवकूफ समझता है। मतलब मैंने पूरी कहानी सुना दी, उसके बाद बोला है मैंने पार्टली पेड अप। सर पहले ही बता दिया था। चल कोई बात नहीं, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, ठीक है ना। बेटा कान पकड़ के सॉरी। नेक्स्ट, चलो मुद्दे पर आते। नेक्स्ट अब आता है, अब वापस। तो बेटा अगर शेयर क्या होगा, पार्टली पेड अप होगा तो ये सब होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सौरभ, देखो इसको तू कभी कुछ पूछना बेटा, ठीक है ना। तेरे को तो मैं बताऊंगा, सॉरी बोल रहा हूँ तो तेरे को हंसी आ रही है, तू आ मैदान में, तेरे को तो मैं बताता हूँ, तू पूछना कभी, तेरे को फिर देखता हूँ मैं। बेटा मैं सारी चीज़ें याद रखता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं चुन चुन के बदला लेता हूँ हिसाब। तेरे को तो पक्का पता है ना। इस क्लास में अभी तक तेरा मेरा हिसाब किताब ही हुआ है बस। चलो, नहीं वैसे सच्चाई है बेटा, सबका हिसाब किताब कौन रखता है? ऊपर वाला। आदमी होशियार बनता है लेकिन सबका हिसाब किताब रखने वाला वही है। खुद कितना भी ताकत लगा लो, हमें लगता है कि हमने किया है। आदमी हमेशा यही सोचता है मैंने किया, हमने किया, मैंने किया, मैंने किया, बाकी होना वही है जो वो चाह रहा होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा कभी भी आप किसी भी कोने में बैठे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को, टीचर को, और इवन आज, पहले तो क्या है, लोगों की आत्मा जिंदा थी तो आदमी किसको बेवकूफ़ नहीं बनाता था? खुद को तो नहीं बनाता था। आजकल तो मजे की बात है खुद को ही बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ का हिसाब ऊपर वाले के पास है, और फैक्ट है वो सबके साथ न्याय करता है। तो इसीलिए खुद का तो खैर आदमी की क्या होगा तो किसी क्या करेगा, बाकी ये सब कुछ ऊपर वाले चलाता है। बेटा ये चीज़ें सुनने में और समझने में तो आती हैं लेकिन एक्सेप्ट करने में नहीं आती। जो एक्सेप्ट कर लेता है उसका जीवन थोड़ा सा
आसान हो जाता है। बस इसलिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे हाथ में बेसिकली कुछ है ही नहीं। आप खुद देखना, आप लाइफ में कुछ ऐसे मोड पर चले जाओगे जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे, तो हम कर क्या रहे हैं? और बिलीव मी, मैंने तो खुद ने ऐसे नहीं करता मैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, यानी मैं करना ही नहीं चाह रहा था लेकिन वो हो गई। इसका मतलब यह है कि भाई मैं कुछ चला ही नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ये मैंने प्रैक्टिकली, और आप भी फील करोगे जब वो एक्सपीरियंस के साथ आती है आदमी को, जब लाइफ में बहुत कुछ घट रहा होता है तो उसे पता चलता है कि आदमी खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा यार, हो रही है चीज़ें अपने आप, यानी कराने वाला तो कोई और है। फिर सरेंडर कर दो, ज़्यादा बढ़िया है। जबरदस्ती खींचतान करते हैं तो हम लोग, फिर दिक्कतें हमारे साथ ही आती है। ठीक है ना? वही है ना, आदमी करता वो है जो वो चाहता है, होता वो है जो ऊपर वाला चाहता है। ठीक है ना? तो हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान, हर समय बेटा भगवान को याद करते रहो। बिलीव में कुछ गलत होने ही नहीं देगा वो। इसलिए मैं हर समय नारायण 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 हरे कृष्ण करता ही कोशिश करता हूँ। सोते हुए भी ये चीज़ें जाए नहीं दिमाग से, क्योंकि अगर कुछ गलत होना है वो तो होना ही है। वो नहीं है गाड़ी में शॉकर लगाते क्यों है? बेटा ये बताओ, आप किसी ड्राइव पर जा रहे हो, किसी रास्ते पर जा रहे हो और वहाँ गड्ढा है, मान लो ये पूरा रोड, ये बहुत स्मूथ रोड है, बहुत शानदार रोड है, और बोलो यहाँ गड्ढा है, तो तब आपकी गाड़ी इस गड्ढे में जाएगी या नहीं जाएगी? पक्का जाएगी यार। रोड पर गड्ढा है तो आपकी क्या, सबकी गाड़ी जाएगी? जो भी इस रूट से जाएगा उसकी गाड़ी जानी जानी है। तो बताओ इस रूट पर आप गए तो आपकी गाड़ी जाएगी। बताओ आपकी गाड़ी में शॉकर बहुत अच्छे हैं, तो आप एक लग्जरी गाड़ी में बैठो, टॉप क्लास की लग्जरी गाड़ी में, और शॉकर अच्छा है, तो बेटा आप इसमें जाओगे तो सही, लेकिन उसका एहसास बहुत कम लेवल पर होगा। भाई गड्ढा आया तो उसका एहसास बहुत कम होगा, होगा जरूर, क्योंकि गड्ढा है उस रास्ते पर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपको फील ही नहीं आए। पक्का फीलिंग आएगी। फिर आगे चले जाओगे तो बेटा ये क्या है, हमारी लाइफ है ये। अगर हमारे साथ कुछ गलत होना है, प्री डिटरमाइंड है लाइफ, अगर हमारे साथ गलत होना है तो वो होगा, पक्का होगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेते रहते हैं और भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं, तो ये उसी तरह से है जैसे गड्ढा है आया, बेटा वो शॉकर इस तरह से काम करता है कि ये गड्ढे आएंगे, आपको एहसास बहुत कम होगा, और आप इनसे बाहर निकलने की ताकत जहन में रखते होंगे। आपकी आत्मा के पास इतनी ताकत होगी कि इन गड्ढों को झेल कर भी वो आगे निकल जाए। तो वो शॉकर का काम करता है भगवान का नाम। वरना ये आते हैं, बिलीव मी, बहुत से लोगों को ले डूबते हैं। लाइफ में जब परेशानियां आती हैं तो अच्छे अच्छों का दिमाग, मेंटल बैलेंस हिला जाती है, और आदमी वहीं से तो खराब हो जाता है। आदमी जो गिरा और उठ के चलना सीख गया तो बेटा वो कभी लाइफ में मार नहीं खाता। जो गिरा और गिर ही गया, जो उठने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाया, तो वही तो आदमी परेशान होता है। तो इसीलिए कोशिश करो बेटा भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि उसी का सहारा है, बाकी सब मिथ्या है। फैक्ट बात यही है, सब झूठ है, सब मोह माया है, कुछ लेना देना नहीं है। कर्म करना है वो तो करना ही है, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, और करते भी रहना चाहिए। लेकिन फैक्ट बात यह है कि अंत पंत हमारा जन्म जिस काम के लिए हुआ है, समाज को कुछ देकर जाना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, केवल आप लोग अपनी उलझनों में उलझे रहो तो बेटा हम लोग हमारी उलझनों में उलझे रहे तो फिर क्या मतलब है? थोड़ा सा बड़े दिल वाला बनो, बड़ा होके सोचो, और भगवान का 24 घंटे नाम लो। बिलीव मी, लाइफ में कभी कुछ गलत होगा नहीं, और होगा तो मैंने क्या कहा, शॉकर की तरह काम करेगा। आप उस, इतनी आपके पास पावर होगी आपकी सोल में कि आप उस पोजीशन से इजीली बाहर आ सको। वरना तो कई लोगों की लाइफ परेशानियों में उलझ के रह जाती है, डूब जाती है। छोटी मोटी परेशानियों का तो एहसास ही नहीं होगा। हरे कृष्णा। ठीक है ना? फैक्ट बात है, हर समय करते रहा करो। और ये क्या है, गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, तुम्हारी ऐसी, मैं तो मेरे घर में तो कोई बोल देना मैं तो उल्टा लटका के डंडों से धो दूं। बेटा पूरी कॉलोनी में राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, सबको समझ में आने लग गया। भैया भगवान का नाम ये बुलवाता है, मेरे को देख के, पहले मेरे को देख के बोलते थे, फिर आपस में बोलने लगे, अब सभी बोलते। तो ये भी तो चीज है, आप लोग भी क्या करो, अरे औरों को मत सुधारो, खुद ही करते रहो, खुद को ही सुधार लो, बहुत है। हमारी लड़ाई बताओ किससे, दूसरों से है क्या? बेटा जिंदगी भर हमारी लड़ाई खुद से ही चलती रहती है बस। प्रॉब्लम यह है, कभी हम खुद से जीत जाते हैं तो खुश हो लेते हैं, और कभी हम जीत नहीं पाते तो दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। आप
सीए बनने के लिए बेटा आपको पता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फर्स्ट टाइम में बोथ ग्रुप निकालने के लिए 12 से 13 घंटे की डेली स्टडी चाहिए। करते रहोगे तो डेली, मजाक थोड़ी है 12, 13, 14 घंटे डेली पढ़ना, हालत खराब हो जाती है भाई साहब। रूटीन में एक काम, मैदान में क्रिकेट खेलना कितना अच्छा लगता है बेटा, एक दिन खेल के आओ, एसएमएस स्टेडियम में खेल के आओ कभी, मैं तो बहुत खेला हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट ही खेलता था। बेटा 4 बार बाउंड्री पे आदमी भाग के आ जाता है ना, बिलीव भी 5वीं बार ये कर रहा होता है। अब की बार बॉल जा रही है। जाने दे भैया, अब बस की बात नहीं है, कल फिर नहीं आना यार, समझ में आ रहा है। तो जो काम रूटीन में कर रहा होता है ना आदमी, दूसरे का काम अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब एक काम रूटीन में आता है तो वही काम इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो वहीं से फिर हमारी लड़ाई हमसे स्टार्ट होती है। और हमें पता है, आप सबको पता है, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है, लाइफ मेकिंग है, आपकी लाइफ बदल जाएगी इस चीज़ से। लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताओ, सब लोग कर पा रहे हैं क्या ईमानदारी से? बेटा नहीं कर पा रहे, इतना आलस आता है, इतना क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई खुद से ही है कि बैठना है भाई, पढ़ना है, दिमाग अलाउ ही नहीं कर रहा। एक्चुअली हम लोग दिमाग के कंट्रोल में है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक जो दिमाग के कंट्रोल में रहते हैं और एक जिनके दिमाग कंट्रोल में रहता है। तो बेटा रूल कौन करता है? जिसके दिमाग कंट्रोल में। मजाल है आदमी बोल रहा है मैं थका नहीं और दिमाग बोल दे थक जाए। दिमाग की औकात नहीं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं नहीं थक रहा तो दिमाग थका दे, वो ताकत है दिमाग जो आप सोच भी नहीं सकते यार। किसी ने ये सिलेबस बनाए, किसी ने ये बताओ प्लेन उड़ाने की कोई सोच सकता था? इतनी भारी चीज उड़ रही है किसके दम पर? इसी की तो ताकत है। इसकी ताकत पहचानो ना। एक्चुअली हमारे पास कितनी ताकत है हमें खुद को एहसास नहीं, हम ढीले, क्योंकि अंदर जाते ही नहीं है हम लोग बाहरी दुनिया में। और सारी ताकतें भगवान ने, प्रॉब्लम यही है कि भगवान ने सारी ताकतें डाल कहाँ रखी है? आदमी के अंदर। बेटा इंटरनल रिसोर्स, आपकी इंटरनल एनर्जी, जब तक मेडिटेशन के लिए बोलते क्यों है बेटा, वो अंदर लेकर जाती है बॉडी के। मेडिटेशन आप लोगों को अंदर धकेलती है, फिर आपको पता चलती है आपकी ताकत है। एक एक आपका अंग जो बॉडी का है वो इफेक्टिव तौर पर काम कर रहा होता है। ब्रेन का आप गूगल पे जाके देखना नॉर्मली कितना लोग मैक्सिमम यूज कर पाए हैं। और उन्होंने, फॉरेनर्स ने एक मूवी बनाई, मैं नाम भूल गया, अगर ब्रेन का आप 40 से 50% हिस्सा भी यूज कर पाओगे ना, उस दिन ये नष्ट हो जाएगी धरती। मतलब 50% भी पोर्शन यूज करोगे तो आदमी की ताकत। उन्होंने एक इमेजिनेशन दिखाई है, अगर क्या लूसी, हाँ वो मूवी देखना आप लोग, लूसी। उसमें शायद मेरे को, क्योंकि बहुत समय हो गया देखे हुए मूवी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, उसमें दिखाया है ब्रेन की पावर। अगर आदमी का ब्रेन वास्तव में सेंसिटिवली एक्टिव हो जाए तो उसकी ताकत देखो आप। और वो इमेजिनेशन नहीं है, वो फैक्ट है। तो ब्रेन की ताकत आप और हम यूज ही नहीं कर रहे हैं उसे। हम लोग सोच रहे हैं अरे अकाउंट्स, अरे एडवांस अकाउंट, यार ये कुछ समझ में आती कुछ नहीं आती। बेटा रीजन ये है, आप लोग सर मेडिटेशन से, बिल्कुल बेटा आदित्य बिल्कुल सही बोला, खुद से कनेक्ट। देखो हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते, मेडिटेशन आपकी आपसे पहचान कराता है। बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है इसने, पहचानो तो सही आप कौन हो, क्या हो, कितनी ताकत है आप में, आप जानते ही नहीं खुद को। इलन मस्क, फलान मस्क, डिकान मस्क, उनकी तारीफों में बांधे हुए, क्या वो खुद कुछ कर पाए क्या? अरे खुद कुछ, बेटा टीम वर्क चल रहा है उनका, समझ में आ रहा है? आपको नहीं पता कितने लोग काम कर रहे होते हैं, पैसे वाला आदमी क्रेडिट लेके निकल लेता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी कंपनी का ओनर हूं तो पैसा मैं लगाऊंगा, मेरे पीछे हजारों ब्रेन काम कर रहे होंगे, बताओ क्रेडिट सारा किसको मिलेगा? वो गुमनामी के अंधेरे में ही रहते हैं। आ रही है बात समझ में? बस प्रॉब्लम ये है, आपकी ताकत अपने अंदर झांको। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेडिटेशन करो, अपने आप को पहचानो, बड़ा बनना है तो कुछ हटके करो इस भीड़ से। यार 4 दिन रोटी मत खाओ, मैं मुद्दे पर आता हूँ वापस। 4 दिन रोटी मत खाओ, बताओ क्या होगा? 4 दिन छोड़ो, आप लोगों की शक्ल देख के तो लगता है एक दिन ही बोलना ही ठीक है। 1 दिन मत खाओ, बताओ क्या होगा? शाम को एनर्जी लो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? खुद फील करोगे यार हालत खराब हो गई, यार कुछ लग रहा है गड़बड़ हो रही है, तुरंत रोटी खाओगे। 2 दिन नहीं खाई तो आप शायद क्लास में आना बंद कर दोगे। यार आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, आपकी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? खाना चाहिए, जिसको आप प्रॉपरली काम में भी नहीं लेते, शायद बैठे रहते हो पूरे पूरे दिन।
और बेटा जिसका 24 घंटे यूज कर रहे हो उसको भी तो कुछ चाहिए, आ रहा है समझ में? उसको भी तो एनर्जी चाहिए। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? पॉजिटिव थॉट से, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर समय आप पॉजिटिव रहो। क्यों? नेगेटिविटी भरी पड़ी है। आप अकेले पॉजिटिव रहोगे तो दोस्त, ये से 4 चैप्टर हो गए इसके, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, कल टेस्ट है। आप बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, लेकिन सामने वाला नेगेटिव, अपनी नेगेटिविटी उड़ेल के चला गया, वो सारी उल्टी आप पर करके चला गया। समझ में आ रहा है? वो सारी अपनी उल्टी आप पर करके चला गया। बेटा नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है। एक सेकंड में अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आया, वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होगा, वो आपको ले जाएगा अपने, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप नेगेटिव हो गए। पॉजिटिविटी आती ही नहीं है बॉडी में। आप सोचो पॉजिटिव रहना, इतनी आसानी से रह नहीं पाओगे आप पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है। आप मंदिरों में जाओ, अच्छे मंदिरों में जाओ, तो बताओ आपको एक एनर्जी फील होती है या नहीं होती? वहां अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। आप वृंदावन, मथुरा, उधर की तरफ जाओ या ऐसे प्लेसेस पर जाओ, वहाँ एनर्जी ही इस तरह की है, वहीं आप पॉजिटिव रह सकते हो, वहीं भगवान का नाम। बाकी इन माहौल में आते फिर हम हमारी दुनियादारी में लग जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए माहौल चाहिए होता है, वो माहौल नहीं है। तो पॉजिटिविटी तो आप हर समय मेंटेन कर ही नहीं सकते। अब बात आती है पॉजिटिव रहें कैसे? तो बेटा उसके लिए फिर क्या तरीका है? मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है? आपको एक सर्कल में डाल देता है। ये आप बैठे हो यहाँ पर, अगर आप कंटिन्यूस मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके चारों तरफ एक चक्र बना देगा वो, आप अपने अंदर जाने लग जाओगे। फिर बाहर जो घट रहा है ना, वो आप पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हो तो बाहर की कोई चीज़ आप पर इम्पैक्ट डालेगी नहीं। आप सबको सुनोगे लेकिन फिर भी शांत रहोगे। और जब अपने अंदर झांकोगे ना, तब पहचानोगे अपनी ताकत को, अपने ब्रेन की ताकत को पहचानो। 24 घंटे यूज करते हो बेटा इसे, तो इसको ताकत देना बहुत जरूरी है। आपको शरीर की बात एक सेकंड में समझ में आ गई। आप रोज रात को अपने मोबाइल चार्ज करते हो, पूरे दिन यूज करके मोबाइल चार्ज करते हो और बैटरी खत्म हो गई कल, वरना किसी का कॉल नहीं आएगा। और जिस दिमाग को 24 घंटे काम है, रात को भी आपको पता है ये दिमाग एक्टिव रहता है, क्योंकि जिस दिन ये डेड हो जाएगा तो उस दिन हमारी बॉडी चली जाएगी। बेटा जो 24 घंटे एक्टिव रहता है, जिसको 24 घंटे काम लेते हो, उसके स्वास्थ्य के लिए कभी कुछ सोचा है क्या? कभी नहीं सोचते। आप 15-20 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मतलब मेडिटेशन नहीं कर सकते। इतना आसान है नहीं ना। गलत काम तो आसानी से हो जाता है, गलत का रास्ते पर जाना बहुत आसान है, ठीक है ना। खैर आने वाने की तो बात कोई सोचता ही नहीं बेटा, जो जाना चाहता है वो चला ही जाता है फिर। लेकिन सही रास्ते पर बेटा उसकी तरफ देखना भी बहुत मुश्किल है, सोचना। लोग पागल कहते हैं अगर सही रास्ते पर चलोगे तो कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि सब लोग गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। सबको पता है एक्सरसाइज करना जरूरी है शरीर के लिए। पता है कॉलोनी वाले एक्सरसाइज कब करने निकलते हैं? जब कॉलोनी में कोई रात को हार्ट अटैक से मर गया। सुबह उठे, पता चला अरे रात को हार्ट अटैक, एज क्या थी? अरे वो तो 32 साल का ही था, 35 साल का। अच्छा, दूसरे दिन से सब, अरे कल मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं। सारी रात को आ जाते हैं, मीटिंग करते हैं। मेरी कॉलोनी में हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। 1-2 निकले, रात को मीटिंग हुई, अब मॉर्निंग वॉक चल रहा है। मैं, तुम जाओ, मेरी तो वैसी बहुत एक्सरसाइज रहती है। नहीं मनोज जी बहुत जरूरी है, मैं न जाओ, मुझे पता है इन लोगों के साथ कोई फायदा है नहीं। बेटा ये मौसमी मेंढक है, ठीक है ना, मौसम आने पर ही निकलते हैं। एक निकल गया कॉलोनी से, अब इनको लग रहा है हम नहीं निकल जाएंगे कहीं, जाना सबको ही आगे पीछे, ठीक है। अब वो 20-22 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पूरी कॉलोनी सुबह साफ। वो तो चोरों को पता नहीं चलता कि यहाँ पर ये मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, वरना सुबह वो एक्टिव हो जाए। बेटा ये 2 दिन जाते हैं, फिर 18 रह जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर 10 ही रह जाते हैं, फिर जाते हैं 5 रह जाते हैं। बिलीव मी, हफ्ते भर में वही पुरानी, अगला हार्ट अटैक आएगा जब जाएंगे। अब 7 दिन भी, ये कई बार हो चुका कॉलोनी के अंदर, 7 दिन भी इनकी ये चेन मेंटेन नहीं रहती। मैं इस ग्रुप में शामिल, मुझे पता है 7 दिन बाद ये लोग वैसे रुक जाना है। क्या यार 7 दिन के लिए अपन अपने अलग हिसाब से चलते हैं। मैं वैसे भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता रहता हूँ, जब भी समय मिलता है तो सारा सिस्टम वहीं फिट हो लेता है, तो इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक बार क्रिकेट खिलाने लगे इन लोगों को, साथ में बॉलिंग करी तो वो बॉल पहली बार तो आदमी फेंक देता है ना, फिर कंधे, अरे यार, फिर 4 दिन तक तो पट्टा बांध के घूमते रहे।
तो बेटा मेडिटेशन करो, उसकी ताकत को समझो, एनर्जेटिक रहोगे। ये जो ढीले फीले से बैठे रहते हो ना, सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा। और दूसरा, भगवान का नाम हर समय चलता रहना चाहिए। और काय ये गुड मॉर्निंग सब बंद करो। इन मास्टरों को भी तो चेंज करो, भगवान तुम्हें इस बात का भी क्रेडिट देगा। समझ में आ रहा है? किसी की बुद्धि तुमने ठिकाने लगा दी। ये आते हैं, गुड इवनिंग बच्चा, तुम्हारी ऐसे मतलब भगवान का नाम लो आप, ठीक है ना। चलो यार, दोबारा आते हैं। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की। बेटा क्या क्या चेंज करा दो? ये हटा दूं सारी? तो फिर यार ये पूरी हट जाएगी। ये बहुत लंबी क्लास होगी, चलने दो ना, पड़ी रहेगी, देख लेना। हाँ, रिवाइज करते रहना तुम। चलो यहाँ पर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की बात कर रहे थे। तुम लोग यार उकसा देते हो। खैर मैं खुद ही भड़क जाता हूँ। तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, बेटा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में हम लोग किसकी बात कर रहे थे? जो लास्ट 12 मंथ है। अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी में देखें तो हम ए लिस्ट और बी लिस्ट, बेटा दो तरह के कॉन्ट्रीब्यूटरी होंगे। ये प्रेजेंट मेंबर होंगे और ये लास्ट 12 मंथ के कंपनी के मेंबर होंगे। मुझे ये बताओ, अगर हम लोग सबसे पहले लिक्विडेशन पर क्या करेंगे? बेटा कंपनी की असेट्स को सेल करेंगे। बोलो आ गया समझ में? फिर सारे सबको पे करेंगे। फिर अगर सब पे हो गए तो बात ही खत्म हो जाएगी। अगर सब पेमेंट नहीं हो पाए, यानी कंपनी के सारे क्रेडिटर्स, यानी कंपनी की सारी लायबिलिटीज अगर सेटल नहीं हो पाई, तो फिर हम किसकी तरफ, किससे सेटल नहीं हो पाई? असेट से सेटल नहीं हो पाई, तो फिर हम किसकी तरफ देखेंगे? बेटा हम इक्विटी शेयर होल्डर की तरफ देखेंगे। अगर वो फुली पेड अप है तो कोई इशू नहीं है। अगर वो पार्टली पेड अप है तो बताओ, हम उन प्रेजेंट मेंबर्स के पास जाएंगे और उन्हें हम क्या नाम देते हैं? टेक्निकली उन्हें बोलते हैं ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन बताओ मोस्टली क्या होता है? ये लोग भिखारी मिलते हैं, यानी इनके पास पैसा नहीं मिलता। तो फिर बताओ हम किसकी तरफ जाएंगे? बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। सर ये है क्या बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी? मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे थोड़ी सी आपको बात कनेक्ट हो पाएगी। मान लो बेटा कोई एक्स लिमिट एक्स है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, और इनके पास मान लो किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 70 पेड अप। मान लो सर, क्योंकि हमने कहा ना जब हम बी लिस्ट की बात करेंगे तो बताओ शेयर पार्टली पेड अप होना जरूरी है। मान लो ये 70 पेड अप है। ये बताओ मिस्टर एक्स ने उस कंपनी में कितने रुपए लगा रखे? जल्दी बोलो बेटा। 7 लाख रुपए। 7 लाख ही तो हुए, 7 लाख रुपए लगा रखे, ठीक है ना। अब कंपनी ने, भाई साहब फेस वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, बताओ किससे मतलब है? पेड अप वैल्यू से, क्योंकि कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन यही पेड अप वैल्यू पे करती है। तो इसने कंपनी में 7 लाख रुपए लगा रखे हैं। बताओ क्या सोच कर लगाया होगा? कंपनी परफॉर्म करेगी, कंपनी रिटर्न देगी, कंपनी का शेयर महंगा होगा, बेचूंगा फायदा होगा, सब कुछ पॉजिटिव ही सोचा होगा बेटा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है हमारा एनालिसिस हमेशा सही निकले, कई बार गलत भी निकल जाता है। मान लो जिस भी कंपनी में पैसा लगाया, किसी जेड लिमिटेड में पैसा लगाया, ये जेड लिमिटेड बताओ क्या हो गई? बर्बाद हो गई। गलत जगह पैसा लग गया, कौन सी बड़ी बात है? इन्वेस्टर हमेशा परफेक्ट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। जेड लिमिटेड बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? बोलो। कंटिन्यूअस लॉसेस की वजह से बर्बाद हो गई। बताओ ये आज बर्बाद हुई तो क्या मिस्टर एक्स को आज ही पता चला या कुछ समय पहले पता चल गया होगा? अरे चल गया होगा कुछ समय पहले पता। क्यों? बेटा इन्वेस्टर है ना। ना हाँ, लॉसेस की, और दूसरा इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर बताओ क्या करता है? बेटा मॉनिटरिंग करता रहता है या नहीं करता रहता? मैंने जहां पैसा लगाया है उसके बारे में मैं जानकारी तो पूरी रखूंगा। आप और हम नहीं करते, लेकिन आप देखना जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो हमेशा वो न्यूज़ चैनलों पर चेक ही करते रहते हैं शेयर का प्राइस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
तो वो लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। बताओ मिस्टर एक्स को आज नहीं, आज से कुछ समय पहले ही बताओ क्या पता चल गया, यार ये कंपनी आज बंद नहीं हुई। अब मैं आपको, आज बंद हो गई, मैं पास्ट में लेके जा रहा हूं, कंपनी बंद नहीं हुई अभी, यहीं कहीं इनको आइडिया लग गया कंपनी बंद होने वाली है। मिस्टर एक्स गए मार्केट में, एक्स ने कहा कि भाई मेरे पास 10,000 शेयर हैं, खरीद लो कोई। एक्स बताओ ये 10,000 शेयर 10 रुपए पर शेयर में देने को तैयार है, क्या कोई खरीद लेगा? क्यों बेटा, 70 रुपए का लिया है, 10 रुपए में दे रहा है, क्यों नहीं खरीदेगा? क्या? चलो ये फ्री में देने को तैयार है, बोलो क्या डर लग रहा है? अरे आप ही होशियार थोड़ी हो बेटा, मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर हैं वो भी तो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे कि आप ही मॉनिटरिंग कर रहे हो कंपनी की। उनको ये लग रहा है, जो इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर हैं, एक्स मार्केट में गया किसी इन्वेस्टर के पास, तो बेटा मार्केट में कहा तुम शेयर सस्ता ले लो, मैंने महंगा खरीदा था, मुझे आज पैसे की जरूरत है, आप ले लो। वो बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए इस कंपनी का। ये दूसरे के पास गया, बेटा 10 15 20 लोगों के पास चला गया, किसी ने भी इसका शेयर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सस्ता दे रहा था। एक को तो ये बहुत ही 10 रुपए में देने को तैयार हो गया था, जबकि 70 रुपये का लिया था। बेटा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनको ये नहीं है कि सस्ता मिल रहा है, उनको डर क्या सता रहा है कि ये तो इसको देंगे और कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी और कुछ गड़बड़ हो गई तो। समझ में आ रहा है? बेटा ये एक्स अपने घर जा रहा था, अब ये घर जाते जाते एक मान लो किसी सिग्नल पर, रेड सिग्नल पर रुक गया। सिग्नल पर कौन मिला? वो आते हैं ना गाड़ी के साफ करने लग जाते हैं, कौन मिला? भिखारी, भगवान के नाम पे दे दे, ठीक है। अब ये परेशान था, ये लो भाग गया ऐसे। लेकिन फिर मिस्टर एक्स को लगा क्या कर देना चाहिए। बताओ मिस्टर एक्स ने ये 10,000 शेयर किसको पकड़ा दिए? भिखारी को पकड़ा दिए। बोले रे तेरे को मैं किसी जेड लिमिटेड कंपनी का मालिक बनाता हूँ, 7 लाख रुपए के शेयर ले जा। बेटा भिखारी हाफ डे लेकर घर चला गया, भिखारी का आगे काम करने का मन नहीं हुआ। क्या मिला आज उसे भीख में? जेड लिमिटेड कंपनी के शेयर मिले, मजाक थोड़ी है, ठीक है ना। वो 7 लाख के शेयर लेकर बताओ कहाँ चला गया? घर पहुंच गया। अब बेटा घर पहुंचकर उसने वाइफ से कहा कि मुझे किसी कंपनी के शेयर मिले हैं, और उस आदमी ने कहा इस पर डिविडेंड मिलेगा, ये होगा वो होगा, 50 चीजें होंगी, हम लोग राज करेंगे। अब बेटा वो 2 दिन से काम पर ही नहीं आया। क्यों? बेटा घर पर बैठा है, 7 लाख रुपए मजाक थोड़ी है, 7 लाख रुपए की चीज मिल गई, घर पर बैठा है। किसके साथ? बोलो। ये खुद है, ये छोटी सी बीवी और छोटे छोटे 2 बच्चे, ये पूरी फैमिली के साथ घर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी भीख मिल गई, कोई लेना देना ही नहीं है उसका। इससे पहले सोचा नहीं था, कोई 50 पैसे देता था, कोई 1 रुपये देता था। जब हम 5 स्टार होटलों में जाते हैं तो बेटा पर्स निकालते हैं और टिप के नाम पर 100 रुपये 500 रुपये और समझते हैं अपना स्टेटस। जब कोई भिखारी मिलता है तो फिर सिक्के ढूंढते हैं। मंदिरों में भी जाते हैं तब भी हम सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उस होटल के वेटर की वैल्यू भगवान, मंदिरों में बैठने वाले भगवान से ज्यादा है अमीरों के लिए, उनके सोच लें। अब ये बताओ, इधर ये प्रोसेस चल रहा था, भिखारी खुश हो रहा था। अब दूसरी तरफ सीन 2, ये तो सीन 1 था, सीन 2 बताओ क्या चल रहा है। कंपनी जेड लिमिटेड बताओ किस में चली गई? बेटा ये लिक्विडेशन में चली गई। लिक्विडेटर ने क्या किया? असेट्स बेच दी सारी की सारी। बोलो आ गया समझ में? असेट्स बेच दी, सारी लायबिलिटी पेमेंट नहीं हो पाई, सारी लायबिलिटी पेमेंट नहीं हो पाई। बताओ कंपनी का शेयर क्या था? पार्टली पेड अप, पार्टली पेड अप था, तो बताओ वो किसके पास गया? कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स के पास। प्रेजेंट मेंबर कौन है? लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। कौन है लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी? समझ में आ रहा है? उसके घर गया ढूंढता ढूंढता। बेटा घर गया, घर जाते ही लिक्विडेटर ने डोर
खैर इनके डोर कहाँ होगा, मतलब घर खुला हुआ था। वो सीधा जाके आवाज लगा रहा, भाई साहब हाँ। बोला आपके नाम इस कंपनी के 10,000 शेयर है। वो बोल रहा है हाँ। वो खुश हो गया, डिविडेंड विविडेंड देने आया होगा। बोला 10,000 शेयर है, हाँ साहब बिल्कुल है, मैं लेकर आता हूँ अभी। बोला हाँ लेकर आओ। वो शेयर लेकर आया, एट द रेट ऑफ ₹170 पेड अप। वो बोला भाई साहब आप मुझे फटाफट 3 लाख का चेक बना के दे दो। बोला कंपनी को पैसे की जरूरत है। वो भिखारी बोला भाई साहब शायद मैंने गलत सुना है, आप 3 लाख लेने नहीं? बोला नहीं मैं 3 लाख लेने ही आया हूँ। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी ने तो मुझे कहा था इस कंपनी से फायदा होगा। बोला नहीं भाई साहब वो आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। कितने रुपए दो आप? 3 लाख दो। अब भिखारी बोल रहा है भाई साहब मैं 3 लाख कहाँ से दूं, मेरे पास तो है ही नहीं। लिक्विडेटर को भी गुस्सा आ गया, वो धमकी दे रहा है, बताओ क्या? मैं तेरी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दूंगा, तेरे बैंक अकाउंट क्लोज कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। फिर भिखारी को भी गुस्सा आ गया, अगर कहीं कुछ मिल जाए ना तो मुझे भी बता जाना। सोच ले तू, मतलब क्या बदतमीजी कर रहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर यही सब होता मेरे पास तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। और फिर भी तू जोश में ही आ रहा है, तेरे कुछ पता चल जाए तो मेरे को जरूर बता के जाना, मैं उस सिग्नल पर भीख मांगता हूँ। और 2 दिन से छुट्टी करके और बैठा हूँ मैं इसके चक्कर में। कुछ समझ में आई कहानी? बेटा लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जिसके भी पास जा रहा है, लिक्विडेटर जाएगा किसके पास? प्रेजेंट मेंबर के पास। जिसके भी पास जा रहा है बताओ वो क्या मिल रहे हैं? भिखारी मिल रहे हैं, यानी उनके पास पैसा है ही नहीं, उल्टा वो उसे धमका रहे हैं कुछ मिल जाए तो बता जाना। तो एक बात क्लियर हो रही है कि बताओ किसने गड़बड़ की है? बेटा पुराने वालों ने गड़बड़ की है या नहीं की है? पुराने वालों ने क्या किया? ऐसे लोगों के नाम, ओपन मार्केट में तो कोई खरीदता नहीं, तो बेटा ऐसे लोगों के नाम शेयर, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ऐसे लोगों के नाम शेयर ट्रांसफर करवा दिए जाते हैं जिनके नाम कुछ होता ही नहीं है। कल को रिस्क से बचने के लिए अपने नौकरों के नाम समझ में आ रहा है उनके? बेटा बहुत से लोग, आपको पता नहीं क्या क्या हो चलता है। कई लोगों को तो अपने प्रॉपर्टियां नाम करवा देते हैं अपने नौकरों के, क्योंकि एक ही नाम, पूरी फैमिली में इतनी प्रॉपर्टियां होती हैं, फिर उनके इनकम रिसोर्सेज कहाँ से बताए, तो नौकरों के नाम करवा देते हैं। अब नौकरों के पास बचा है क्या? रोज कमाते रोज खाते। कुछ कल को कुछ गड़बड़ भी हो गई तो क्या पकड़ोगे आप उनसे? क्या निकलवाओगे? कुछ नहीं निकलवा सकते। ये बताओ, तो सारे के सारे जो शेयर ट्रांसफर करवाए गए, बताओ किसको? ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा है ही नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब बताओ क्या किया गया है? कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया गया है या नहीं किया गया? तो बेटा लॉ में एक प्रोविजन आया, बताओ क्या? हम सबसे पहले एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जाएंगे किसके पास? लिस्ट ए के पास। सबसे पहले इन्हीं के पास जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यहां गड़बड़ मिली और ये क्या मिले? भिखारी। बताओ लिस्ट ए यानी प्रेजेंट मेंबर, प्रेजेंट मेंबर यानी प्राइमरी लायबिलिटी, इनकी ही है लायबिलिटी। इनसे रिकवरी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनसे रिकवरी नहीं हुई तो हम लिस्ट बी के पास जाएंगे। लिस्ट बी कौन? जिन्होंने डेट ऑफ लिक्विडेशन से लास्ट 12 मंथ्स में किसी को शेयर ट्रांसफर किए हैं। बोलो आ गया समझ में? यार ऐसे कैसे हो सकता है? जब तुम्हें कंपनी के बेनिफिट मिल रहे थे तब तो तुम लेते रहे, और आज जब कंपनी मुसीबत में आई तो तुम लोग पतली गली से निकलना चाह रहे हो। ऐसा नहीं निकलने देंगे तुम्हें। आ गया? तो सेकेंडरी लायबिलिटी, मान लो 3 लाख रुपए उस भिखारी को देने थे, अगर उसने दे दिए, उसके रिसोर्सेज से कवर हो गए तो बात खत्म हो जाएगी। अगर नहीं हुए तो बताओ मिस्टर, अरे एक्स फंसा या नहीं फंसा? भाई तुझे शेयर किसने दिए? एक्स ने दिए। चलो एक्स के गेट पर चलते हैं, और एक्स बताओ कौन है? पैसे वाला आदमी है। समझ में आ गया? तो रिकवरी हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह की गड़बड़ क्या अब कोई करेगा क्या? बोलो, कोई फायदा ही नहीं है यार, करने से फायदा क्या है? आप करोगे तो पकड़े जाओगे, वैसे भी आ जाएगा। अगर उसने नहीं दिया तो आप आ जाओगे। तो इन बेचारे भले लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। अगर बनाना है तो ओपन मार्केट में किसी को बेवकूफ बना दो, पैसे वाले आदमी को। समझ में आ गया? क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी तो अभी भी किसकी है? ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की। तो इन गरीब आदमियों का सहारा मत लो। चलो मैं आगे। सर अगर किसी ने 12 महीने से पहले ट्रांसफर कर दिया होगा तो
तो बेटा वो बी लिस्ट की कैटेगरी में है ही नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो लिक्विडेशन के दिन थे या जिन्होंने 12 महीने में ट्रांसफर किए, ए लिस्ट और बी लिस्ट। अगर इससे पहले किसी ने ट्रांसफर किए थे, 12 महीने से पहले किसी ने ट्रांसफर किए थे और वो आज भी अपना शेयर मेंटेन करके बैठा है, तो बताओ ए लिस्ट है। और बताओ वो कौन निकला? भिखारी। तो बताओ हम किसको नहीं पकड़ सकते? इस आदमी को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि लॉ ने परमिशन केवल और केवल लास्ट 12 मंथ के ही लोगों की दे रखी है। बोलो आ गया। अब कोई बच्चा बोले, मान लो सर लास्ट 12 मंथ ने एक्स ने वाई को ट्रांसफर किए और एक्स ने एक्स को कोई जानकारी नहीं थी, उसने गुड फेथ में ट्रांसफर किए थे, तो बेटा इससे कोई लेना देना है नहीं। आपने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया। बोलो आ गया समझ में? ट्रांसफर करने की बात हो रही है। ऐसे तो अगर ये बात बोल देंगे तो सारे लोग बोलेंगे हमने तो जेन्युइनली ट्रांसफर किया था। तो ये नहीं कि आपको पता था नहीं पता था, इन सारी चीजों से कोई लेना देना है नहीं। अगर कंपनी के साथ गड़बड़ होती है तो ध्यान रखना, केवल और केवल ए लिस्ट प्रेजेंट मेंबर ये दे देंगे तो बात खत्म, ये नहीं देंगे तो फिर बी लिस्ट यानी लास्ट 12 मंथ मेंबर जिन्होंने इन प्रेजेंट मेंबर को शेयर ट्रांसफर कर रखे हैं उनको पकड़ा जाएगा। अब वो चाहे आपने जानबूझकर ट्रांसफर किए या वैसे ट्रांसफर किए थे, फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं आगे। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि वो ये बोलेगा कि मान लो कि आपके ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ने क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो आप बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से कितना पैसा ले सकते हो, ये आप बताओ। तो ये मोटा मोटा मैंने क्वेश्चन का थॉट आपके दिमाग में डाला। क्या बात समझ में आई? तो ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा। एक ही क्वेश्चन है बेटा 5 नंबर का। जल्दी से बोलो बच्चों, ऑनलाइन वालों, क्या यहां तक की बात समझ में आई? जल्दी से वाई एंटर करो ताकि हम आगे की बात करें। अंडरस्टूड। नेक्स्ट। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैंने कहा इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो बाकी आगे का नहीं पता। क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल पॉइंट है? सारे बच्चे बोलो लाउड एंड प्रॉपर। नो, द आंसर इज नो। बेटा ये बताओ, क्या प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कंपनी पार्टली पेड अप शेयर इशू करती हैं? समझ में आ रहा है? अरे कंपनियां कौन से शेयर इशू करती हैं? फुली पेड। क्या कंपनियों के पास और कोई काम नहीं रह गया क्या? हर दिन कॉल मंगा के ही शेयर को करते रहे? बेटा प्रैक्टिकली कंपनियां क्या नहीं करती एट प्रेजेंट? पार्टी एक ही एंट्री होती है उनकी, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कहानी खत्म। बस आ गया समझ में? पहले ही दिन आता है शेयर, फुली पेड अप आता है। कम किसके पास समय रखा है आप लोगों को दोबारा बार बार कॉल मंगाता फिरेगा? वो जमाने थे कभी। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये बताओ, लॉ में अरेंजमेंट्स हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप टुकड़ों में पैसा मंगवा सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, बट कंपनीज बेटा इतनी बिजी हैं और उनका टाइम इतना प्रीसियस है कि वो इन फालतू कामों में उलझती नहीं है। वो केवल और केवल इशू लाती है और वो फुली। इसका मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो बताओ ये बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की एप्लीकेबिलिटी 0 है। समझ में आ गया यार? प्रैक्टिकली बात करो तो शेयर फॉर फीचर की एप्लीकेबिलिटी 0 है। बोलो बात समझ में आ रही? क्योंकि शेयर ही फुली प्रोडक्ट का है कि फॉर फीचर सर फिर पढ़ाए क्यों जाते हैं? बोलो बेटा, ऐसे प्रोविजन है, कंपनियां ले सकती हैं लेकिन समय बचाने के लिए नहीं करती इन कामों को। समझ में आ रहा है? और बहुत चीजें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, डिमांड करना होता है, बाद में आदमी दे नहीं दे, 50 तरह के ड्रामों से झंझट से बचने के लिए कंपनियां ऐसा काम करती हैं। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको सिस्टम तो पूरा सिखाया जाएगा। मान लो कोई कंपनी इनकी हेल्प लेना चाहे तो ले तो सकती है ना, लेती नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली इन चीज़ों में डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फॉर फीचर, री इशू, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी सारी किताबी बातें हैं, तो जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर इसीलिए वेटेज बहुत ज़्यादा है नहीं। एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो कल हम उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया, ऐसा कुछ होगा नहीं। आज के लिए इतना बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा इससे आगे की बात कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा बेटा मुकेश। हरे कृष्णा अंशुल, हरे कृष्णा वरुण, हरे कृष्णा मोहित बेटा।